नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आजम खान जेल से बाहर आ चुके हैं। सबकी निगाहें आजम खान पे टिकी हुई हैं। समाजवादी पार्टी की ही नहीं बल्कि विपक्ष की भी। सबके जहन में आजम क्या करने वाले हैं, सबके जहन में आजम अब क्या बोलेंगे। और बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं कि आजम खान कब कोई जबरदस्त विवादास्पद बयान दें और कब पूरे चुनाव का नैरेटिव आजम खान के इर्द गिर्द घूमने लगे। मगर इस बार आजम खान बहुत अलर्ट हैं। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो अंदर खाने की एक ऐसी कहानी है जिसका सामने आना अभी बाकी है। आजम खान बहुत बदल चुके हैं। पहले 27 महीने और उसके बाद 23 महीने जेल रहकर के बाहर आने के बाद उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया है, सबक ले लिया है। उन्हें मालूम है कि अगर 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आती है तो आजम खान के लिए कहीं कोई उम्मीद नहीं है। उनके ऊपर जो मुकदमों की संख्या है 100 के करीब, उनमें से कई मामले अभी फैसले की कगार पर हैं, उनमें भी फैसले होने वाले हैं। और जो अपनी जेल का वो दर्द और तकलीफें बयां कर रहे हैं वो बता रही कि अंदर से जो उन्होंने देखा है, झेला है, वो कितना उसने उनको तोड़ दिया है। तो सवाल यह कि आजम खान में ऐसा क्या बदलाव हुआ है और आजम खान अब क्या करने की तैयारी में जिसका उनके विरोधी, उनकी मुखालफत करने वाले अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। मैं आपको एक लाइन में अगर कहूं कि जिन आजम खान को कभी समझा जाता था कि वो मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर हैं और मुसलमानों के पक्ष में विवादास्पद गर्मा गर्म बयान देने के लिए जिनका एक नाम था, जिनके नाम पर पोलराइजेशन होते थे, वही आजम खान एकदम से नरम पड़ गए हैं। इतना नरम पड़ गए हैं कि उनसे जब सवाल किया जाता है किसी ऐसी बात पर जहां पर मुसलमान निशाने पर होते हैं, किसी ऐसी घटनाक्रम पर, वहां भी अपने तेवर बहुत ही नरम रखते हैं। वो पूरी कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि वो पुरानी जो उनके साथ में एक इबारत उनके नाम पर गढ़ी हुई है कि वो मुसलमानों के हार्ड कोर नेता हैं, वो डाइल्यूट हो जाए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आजम खान का एकदम बदला हुआ अवतार है 2.0। और अगर कल को आजम खान अपनी पोजीशनिंग हिंदुओं के आजम के तौर पर करें तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब से वो जेल से बाहर आए हैं, अब मैं उनकी बातों की एग्जाम्पल आपके सामने पेश कर रहा हूं, किस तरह की बातें वो रख रहे हैं। वे अपने दुख दर्द का हाल बयां कर रहे हैं और जब अपने दुख दर्द का हाल बयां करते हैं तो ये कतई नहीं कहते हैं कि ये मुसलमानों के हालात हैं, उससे बचते हैं। वो अपना दर्द बताते हैं कि मैंने क्या क्या झेला है, बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, इतने सारे मुकदमे, मेरे घर की हालत, मेरे पास रामपुर में और कहीं कोई ऐसा मकान नहीं है जहां मैं 4 लोगों को बुलाकर उनका खैर मकदम कर सकूं, जो कर्जा है, जो उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई है, उसको लेकर के जो मुसीबतें हैं, इन सब की बात करते हैं। आज वो मिलने आए थे अखिलेश यादव के, और जब वो अखिलेश यादव से मिलकर के निकले तो एक बार फिर समझ में आया कि आजम खान अब बदल चुके हैं। वो आजम खान नहीं रह गए हैं। उन्होंने बाहर आकर के जो मीडिया से कहा वो इसकी बानगी था। उन्होंने कहा कि सैलाब आ जाएगा, इतने दुख हमने झेले हैं, अगर उनको हम सामने रख दें तो। उनके कहने का आशय ये था कि अपना दर्द बयां करेंगे, वो दर्द हमदर्दी पैदा कर देगा। एक भी बात वो ऐसी नहीं कह रहे हैं जो योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधने वाली हो, जो किसी तरह के बदले की बात हो। उनसे इंटरव्यू में पूछा गया कि आपकी सरकार आएगी तो क्या आप इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे जिन्होंने आपको जेल में परेशान किया है। उन्होंने सीधा जवाब दिया, हम किसी से बदला नहीं लेंगे, हम बस इंसाफ करेंगे। जो मेरे साथ हुआ है हम वो किसी के साथ नहीं करेंगे, हमें उनमें फर्क है। ये आजम खान हैं। और आप जब इस परिवर्तन को देख रहे हैं तो इस बात पर ध्यान रखिएगा कि आजम खान पर उम्मीदें बीजेपी की काफी हद तक लगी हुई हैं कि आजम खान हल्का सा भी ट्रैक से हटें, पूरा चुनाव पोलराइज हो जाए। अगर आजम खान अपने पुराने अवतार में आ जाएं, जब उनके इस तरह के बयान पॉपुलर हुए थे कि भारत माता को डायन कहना, और कितना रिएक्शन उसको लेकर के हुआ था, पूरा पोलराइजेशन हुआ था। बीजेपी इंतजार कर रही कि आजम खान क्या उस रोड पर वापस चलेंगे, मगर आजम खान एकदम उस रोड से हट गए हैं, एक दूसरी ही पगडंडी पर चल रहे हैं और बड़ा ही बचाते हुए चल रहे हैं। कहीं से भी हिंदू पॉपुलेशन में यह मैसेज ना जाए कि उनका कोई भी बयान हिंदुओं को आहत कर रहा है, और ये बहुत ही सोचा समझा है। और एक बात और यहां पर दीगर रखने वाली है, वो बात है
आजम खान के बाद उनके बेटे का भविष्य, वो उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, वो भी अखिलेश यादव से मिलने गए थे। अब अब्दुल्ला आजम के भी बयान और तकरीरें सुनिए, एग्जैक्टली वो उसी मोड पर हैं जिस मोड पर 2027 में समाजवादी पार्टी को जरूरत है, यानी कि पोलराइजेशन होने से रोका जाए। यानी कि आजम खान का जो नेचर, जिस तरह के आजम खान की शख्सियत रही है, जो उनका परसेप्शन है, उससे एकदम उलट वो बर्ताव कर रहे हैं। एक घटनाक्रम वो भी हुआ, इसी बीच में हुआ कि जब उनसे एक सवाल किया गया कि पूर्वांचल के एक नेता ने, जो कि योगी आदित्यनाथ के बहुत ही करीबी नेता और उनकी हिंदू वाहिनी से जुड़े हुए नेता हैं, उन नेता ने यह बयान दिया है कि मुसलमान लड़कियों को लेकर के आओ तो बदले में नौकरी दूंगा, इनाम दूंगा। यह सवाल पूछा गया। अब सोचिए, अगर आजम खान पुराने जमाने के आजम खान होते तो इसका जवाब कितना तीखा और तल्ख होता, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मगर आजम खान से यह पूछा गया कि देखिए, बहन जी ने तो इस पर टिप्पणी की है, उस समय तक चूंकि अखिलेश यादव की टिप्पणी आई नहीं थी, तो पूछा गया कि बताइए, इस पर कुछ बोलना नहीं चाहिए। उन्होंने जवाब दिया, इस पर खामोश रहना चाहिए, ऐसे जाहिलों की बातों का क्या जवाब देना, खामोश रहना चाहिए। यानी कि लाइन एकदम खींच दी आजम खान ने कि बोलना नहीं है, अगर बोलेंगे तो पोलराइजेशन होगा, जबरदस्त पोलराइजेशन होगा। और जो कयास लगाए जा रहे थे कि बहन जी ने बोला है, अब आजम बोलेंगे इस पर, और एक पूरा लहर सी आ जाएगी, उन्होंने उसको रोक दिया। एक और बात सामने आई, उनका एक और एक इंटरव्यू में उनका जिक्र आया एक बात का, उन्होंने कहा कि ये दाढ़ी टोपी पहन लेने से हर कोई मुसलमान नहीं हो जाता। ये बयान के भी बड़े गहरे मायने हैं। वो ऐसा माना जा रहा है कि वो जो कट्टरपंथी तबका है उसको मैसेज दे रहे हैं कि आप अगर दाढ़ी टोपी पहन करके बैठ जाते हो तो आप मुसलमानों के खैर ख्वाह नहीं हो, ये इस पॉलिटिक्स से हटो, ये जो मैसेज वो दे रहे हैं ये भी बहुत ही मायने रखता है। अब बात करते हैं हम 2027 की। 2027 में किस तरह से चीजें बन सकती हैं या बिगड़ सकती हैं आजम खान की मौजूदगी से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए क्योंकि ओवैसी की भी एंट्री होनी है, चंद्रशेखर की एंट्री है। चंद्रशेखर नगीना से जीत चुके हैं, उनके ताल्लुकात आजम खान से बहुत बेहतर हैं। कहा यह जा रहा था कि यह भी हो सकता है कि आजम खान, ओवैसी और चंद्रशेखर ये आपस में मिलकर के एक मोर्चा बना लें और वहां पर खुल करके अकलियत मुसलमानों की बात होगी, दलितों की बात होगी, डीएम फैक्टर बनेगा। मगर इससे भी आजम खान एकदम अलग हैं। उन्होंने ऐसा कोई, अपने जब से वो बाहर आए हैं, उन्होंने ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया जिससे कि ये लगे कि वो समाजवादी पार्टी छोड़ करके कहीं और जा सकते हैं। एकदम लाइन क्लियर है। उनको मालूम है कि सपा को सत्ता में लाना जरूरी है, अदरवाइज 27 के बाद का वक्त और भी ज्यादा उनके लिए मुश्किल कुशा हो सकता है। उनको कहीं भी रियायत मिलने वाली नहीं है अगर समाजवादी पार्टी नहीं। और अखिलेश यादव ये कह भी चुके हैं कि हमारी सरकार आएगी तो ये सारे मुकदमे फर्जी हैं, इन मुकदमों को हम वापस लेंगे। तो वो उनको, उनके जहन में है। और एक बात यहां और दीगर है, ये इस पर ध्यान देने की जरूरत है। रामपुर के जो हालात हैं, रामपुर के जो सांसद हैं महबूबुल्लाह नदवी, वो आजम खान की पसंद के नहीं हैं। तो ऐसे में कायदे से जब आजम खान बाहर आए हैं तो उन्हें सबसे पहले इन्हीं सांसद को निशाने पर लेना चाहिए था, इन पर अटैक करना चाहिए था। मगर आजम खान ने वो भी नहीं किया। अब मैं इसीलिए सब एग्जाम्पल रख रहा हूं। देखिए आजम खान कैसे एकदम कंप्लीट चेंज है आजम खान में, और ये चेंज समाजवादी पार्टी की लाइन के एग्जैक्टली पैरेलल है। यानी कि जो सपा इस समय चाह रही है कि पोलराइजेशन ना होने पाए, तो ऐसे में जो सबसे बड़ा फैक्टर उनके पास है पोलराइजिंग इस पूरे मामले में, उसने खुद अपना पूरा का पूरा रुख चेंज कर लिया है। महबूबुल्लाह नदवी के बारे में उनसे सवाल किए गए, उन्होंने बहुत ही मुस्कुरा के जवाब दिया और कहा कि भाई उनसे उनके निकाह को लेके पूछे गए, बोले उनका अपना व्यक्तिगत मामला है, इस्लाम 4 निकाह की इजाजत देता है, हमसे तो एक नहीं संभलती, अब उनका जैसे भी वो हैंडल कर रहे हो। तो वहां भी बच रहे हैं वो, वरना उनकी बहुत सारी शिकायतें और बहुत सारी तलखियों की बात कही जा रही थी। एक मुद्दा संभल का है, एक मुद्दा बरेली का है। संभल और बरेली का मुद्दा, खासतौर पर बरेली का मुद्दा अभी सरगर्म है। बरेली में जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ और एक तरह के सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की वहां से एक शुरुआत होती हुई दिखी। अगर आजम खान चाहते तो अभी तक बरेली चले जाते, रामपुर से बरेली सटा हुआ है, और जाकर के उन परिवारों से मिल लेते, ये सब हो सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आजम खान बरेली मुद्दे से भी अपनी दूरी बना के रखे हुए हैं, क्योंकि जैसे ही आजम खान एक कदम उठाएंगे बरेली की तरफ,
एक पूरा डोमिनो इफेक्ट होगा और एक चेन बनेगी और वो चेन घूमते घूमते पूरब से लेकर पश्चिम तक चली जाएगी और बीजेपी इसी चेन रिएक्शन का इंतजार कर रही है। बड़ी बात यह भी है कि उस रामपुर में जहां पर 10 बार जहां से वो विधायक रहे हैं और जहां लंबे समय तक आजम खान की हुकूमत चलती रही है, उस रामपुर में भी अब जब आजम खान बाहर निकल रहे हैं तो जो उनकी लोगों से बातचीत करने का जरिया है, जो तरीका है, जिस तरह से वो मिल रहे हैं, एक इंपैथी उसमें क्रिएट हो रही है, यानी कि एक सहानुभूति का फैक्टर। वो बार बार अपनी तकलीफें बयां कर रहे हैं, अपना दर्द बयां कर रहे हैं और वो तकलीफें और दर्द इस बात की ओर इशारा है कि आजम खान, वो जो आक्रामक अंदाज था आजम खान का, वो एकदम नहीं है, एकदम नरम अंदाज है। अखिलेश यादव से जब वो मिले और जब अखिलेश यादव उनसे मिलने आए तो आप ध्यान दीजिए, अखिलेश यादव का रुख भी बहुत ही क्लियर था। अखिलेश यादव आजम खान के किसी भी मुद्दे को अकलियत या मुस्लिम इशू से नहीं जोड़ रहे हैं, वो उसको आजम खान एज ए लीडर, समाजवादी पार्टी के फाउंडर पर जो ज्यादतियां हुई वो वहां पर उस खांचे में रख रहे हैं कि आजम खान ने बहुत सहा है, बहुत झेला है, हमारी पार्टी उनके साथ खड़ी हुई है और हम उनके साथ रहेंगे। इस लाइन पर अखिलेश यादव लेकर के आ रहे हैं। अभी जब बिहार में यह हुआ कि आजम खान बिहार क्यों नहीं गए, आज मैं इसलिए सारी बातें बता रहा हूं, आजम खान का एक एक मूवमेंट आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि चीजें बहुत बदल चुकी हैं। तो सवाल उठाया गया कि आप बिहार क्यों नहीं गए। आपका नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर था। पहला नाम अखिलेश यादव का, दूसरा नाम राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा का और तीसरा नाम था आजम खान का। तो आजम खान ने यहां भी क्लियर कहा कि भाई जंगल राज है, हमारे पास तो सिक्योरिटी नहीं, हम कैसे जाएं, मतलब सिक्योरिटी का इशू लिया। बड़ा आसान था, जिस तरह के हालात हैं बिहार में, जिस तरह से गिरिराज सिंह बयानबाजी कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम इस टाइप के एंगल बीच में ला रहे हैं, और बिहार में एक अच्छी खासी पॉपुलेशन है अकलियत की, जिसको कि आजम खान के जाने से एक पोलराइजेशन हो सकता था वहां पर। आजम खान न बिहार गए और न ही कोई बयान दिया, उन्होंने बिहार उस लिहाज से कोई बयान दिया, उन्होंने बिहार के मुद्दे को भी लॉ एंड ऑर्डर पे ले आए, वो कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी खराब है कि मैं वहां जा नहीं सकता हूं और मेरे जाने से वहां पर कुछ नहीं होना है, जब तक मैं सेफ ना महसूस करूं, मैं सेफ महसूस नहीं करता हूं। तो इसीलिए आजम खान का ये जो नया रूप है ये बहुत कुछ इशारा कर रहा है और समाजवादी पार्टी की लाइन भी यही है। समाजवादी पार्टी इस बात की बेहद फिक्र कर रही है कि कहीं उस पर यह टैग लगने पाए कि वो एक मजहब विशेष को सपोर्ट कर रही है, जो कि बीजेपी पूरी कोशिश करेगी। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, अभी हाल ही में अयोध्या में दियों की बात हुई, दीपोत्सव की बात हुई, अखिलेश यादव ने बयान दिया, उन्होंने क्रिसमस से तुलना की कि जिस तरह से वहां रोशनी होती ऐसी रोशनी हम करेंगे और ज्यादा दिनों तक करेंगे, महीनों करेंगे। मगर जिस तरह से वो प्रेजेंट किया गया या प्रेजेंट हुआ, उसमें यह बात सामने आई कि एक तबके ने यह कहा कि इनको दीपोत्सव से चिढ़ है। अखिलेश यादव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया की उस क्लिपिंग को दिखाया और कहा कि कैसे देखिए हमारे बयान को तोड़ा मरोड़ा गया है, हम क्या कह रहे थे, इन लोगों ने क्या दिखा दिया। और ये भी कहा कि भाई मीडिया कृपा करो हम पर, यानी कि बड़ी इन्होंने एग्जैक्ट एक लाइन यहां रख ली कि हमको आप कतई ये समाजवादी पार्टी को या मुझे आप इस इमेज में मत कैद कीजिए कि हम मुस्लिम के साथ खड़े हैं और हिंदुओं के विरोधी हैं। और ये इसलिए चूंकि एक ये टैग पुराने समय से लगा आया है, नेताजी मुलायम सिंह यादव के दौर पर उनके नाम के साथ भी मौलाना मुलायम ये जोड़ा गया एक दौर में, और वो जब 1990 में कार सेवकों पर गोली चली 30 अक्टूबर और 2 नवंबर, उसके बाद से ये टैग लगा दिया गया। और इस टैग के चलते एक लंबा समय ऐसा रहा जब समाजवादी पार्टी पर यह टैग चिपका ही रहा। और उसके बाद जो अखिलेश यादव की सरकार थी 2007 से 12, उसमें मुजफ्फरनगर दंगे हुए, वहां इस टैग को और गाढ़ा किया गया। लेकिन उससे निजात पाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। और पीडीए की जो बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, वहां भी देखिए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक भी कहते हैं, पिछड़ा दलित अगड़ा भी कहते हैं, एक ही कई सारी व्याख्याएं कर देते हैं कि वो अगड़ा भी है, वो अल्पसंख्यक भी है। यानी कि अपनी पूरी ये जो उनकी पॉलिटिक्स है उसमें वो कोशिश कर रहे हैं कि पोलराइज ना होने। एक उदाहरण संभल का भी दे रहा हूं। संभल में जो वहां से सांसद हैं जियाउद्दीन बर्क, उनके ही परिवार से जब सांसद थे शफीकुर रहमान बर्क, तो किस तरह की वो बातें कहते थे
और किस तरह से उससे पोलराइजेशन होता था। लेकिन आप ध्यान दीजिए जियाउद्दीन बर्क को देखिए कि वो एग्जैक्टली खामोशी अख्तियार किए हुए हैं, वो भी किसी हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। एक और सांसद है इकरा हसन, वो जब वो अभी हिंदुओं के यहाँ त्योहार होता है वहां भी जा रही हैं, उनकी तस्वीरें आ रही हैं बाकायदा, और बड़ी प्रोग्रेसिव बातें करती हैं, वो कहीं भी कोशिश करती हैं डिबेट ना होने पाए। अफजाल अंसारी एक और सांसद गाजीपुर से, बाकायदा वो उनकी तस्वीरें आती हैं कि वो वहां भी जाते हैं जब हिंदुओं के रुद्राभिषेक, शिव जी का रुद्राभिषेक जैसे त्योहार होते हैं वहां भी जाते हैं और बाकायदा शिरकत करते हैं। और वो अंसारी परिवार पहले से भी शिरकत करता आया, उसकी तस्वीरें पहले भी आती थी, अब भी आ रही हैं। यानी कि कुल मिलाकर के पूरी की पूरी कवायद है कि इस चुनाव को हिंदू बना मुसलमान होने से रोका जाए, और आजम खान इसमें एक बड़ा किरदार प्ले कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर 27 तक यही एक रूटीन रहा तो आजम खान हिंदुओं से अपील करते हुए नजर आएंगे, आपको वोट की अपील। वो ये बात कह भी रहे हैं कि मैंने तो 2 कुंभ कराए, इसकी बात भी वो करते हैं, तो मैंने आयोजन करवाया और आप देखिए कितनी शानदार व्यवस्था थी। तो इसलिए टोटल शिफ्ट होने जा रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और ये शिफ्ट नजर आ रहा है। और ये शिफ्ट अगर होता है, अगर आजम खान का ये एक पूरा का पूरा नैरेटिव उभर के सामने आता है, तो बीजेपी के लिए बहुत ही चैलेंजिंग होगा, क्योंकि बीजेपी का जो कोर प्लान है ये उस कोर प्लान को चोट करेगा। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।